ऐसा हो जाता है। तो जो है आप सभी लोग जो आज हमारी मीटिंग है पीएचडी के लिए रखी गई है, और मैं समझ सकता हूँ कि कुछ जो एमए कर रहे हैं या जो एमए कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, वो पीएचडी के लिए सर्च कर रहे होंगे। अब आप लोगों के मन में आएगा कि आता भी है, मेरे भी आता था कि पीएचडी क्या होती है, कैसे इंटरव्यू होता है, कहाँ एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन। तो इसी के लिए छोटी सी मीटिंग रखी है ताकि आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर हो सकें। ऑलमोस्ट मैं समझ सकता हूँ कि 90% इस ग्रुप में या सारे जो जितने भी जुड़े हुए हैं 148 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप सब लोगों के डाउट्स होंगे। तो पहले तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप रूल सुन लीजिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल आया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रूल अपडेट किया है कि जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेट या जेआरएफ। कुछ लोग बोलेंगे नेट क्या है? नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूजीसी इसको कंडक्ट करवाती है, इस एग्जाम को, और इसके बिहाफ पे ही जो है एक आपकी इंटेलिजेंस का या आपकी नॉलेज का एक तरीके से क्वांटिटी का पता चलता है कि हाँ एक टेस्ट है कि ये बच्चा इस लेवल का है तो इसको ये चीज मिलनी चाहिए। तो इसी आधार पे नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है ये, कि जो नेट और जेआरएफ के बच्चे हैं सिर्फ वही बच्चे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज को रूल तो बना दिया लेकिन अभी कंपलसरी नहीं किया। उन्होंने ये बोल दिया कि ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, हमने तो रूल बना दिया। लेकिन अभी मुश्किल से एक दो या कुछ ही यूनिवर्सिटीज ने शायद उसको अप्लाई किया है। ऑलमोस्ट अभी 95 99 अभी तक अप्लाई या मैंडेटरी नहीं किया गया इस रूल को। आने वाले एक दो साल में जरूर मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है। तो अभी आप एक या 2 साल के अंदर, 2023 के बाद तो मुझे लगता है शायद कंपलसरी हो जाएगा, तो आप अपना एडमिशन बिना नेट क्वालिफाई भी आप यूनिवर्सिटीज में ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो कोचिंग क्लास है एमडीवाईए की, ये उसी नेट जेआरएफ के ही तैयारी कराई जाती है। तो नेट जेआरएफ का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेशनल लेवल पे स्टैंड होने के लिए, कि आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया है तो आप कहीं पर भी जाओगे, स्कूल जॉब, यूनिवर्सिटी जॉब, नेट वालों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि आपने उसको प्रमाणित करके दिखा दिया, उस एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। अब इससे भी बड़ा एक बेनिफिट होता है उसको, वो होता है जेआरएफ का। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एग्जाम दोनों का एक ही होता है। हर साल 2 बार यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करती है, एनटी एग्जाम कंडक्ट करती है, जून में, दिसंबर में किया जाता है। ये थोड़ा कोविड की वजह से ये पिछले 1-2 साल से ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज सिस्टमेटिकली ये चीजें होती हैं। साल में 2 बार होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो जेआरएफ, नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। आप 20 साल के हो, 50 साल के हो, 100 साल के हो, नेट को कोई भी एग्जाम दे सकता है। लेकिन जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट है, क्योंकि जेआरएफ का मतलब क्या है? इट इज ए फेलोशिप, मीन्स स्कॉलरशिप। आपको पढ़ने की गवर्नमेंट पैसे देगी, गवर्नमेंट आपको पढ़ने के पैसे देगी। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो कितने पैसे देगी? मिनिमम 35,000
होता है हर यूनिवर्सिटी में, यानी कि नॉर्मल 31 तो नॉर्मल होता है, उसके बाद में HRA मतलब कि आपका रहना खाना पीना ही मिलाकर के मिनिमम हर एक यूनिवर्सिटी में 35,000 होता है, लगभग 34-35। फिर वो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, किस एरिया में एडमिशन लेते हो। आप जंगल वाले एरिया में हो, विलेज वाले एरिया में हो, दिल्ली में हो, हरिद्वार में हो, बेंगलुरु में हो, कहाँ पर हो, उस लोकेशन के हिसाब से ये फेलोशिप ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि ये बच्चा कि हाई लोकेशन में रह रहा है, कि दिल्ली में इतना महंगे है, दिल्ली में घर और खाना, तो इसको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेंगलुरु में इतना महंगा शहर है तो वहां ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बिहाफ पे तो ये फेलोशिप अपने आप ही और बढ़ा देते हैं। लगभग जो बेंगलुरु में 38,000 देते हैं। और अभी पीछे भी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, मैं श्योर नहीं हूँ उस बात पे, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे थे ऐसे व्यासा के अंदर कि अभी फेलोशिप और बढ़ गई है, लगभग 2-3 हजार और बढ़ गई है। HRA सबका बढ़ चुका है जनवरी 2022 से। जनवरी 2022 से फेलोशिप लगभग 2-3 हजार, लगभग जिसको 38 मिलता था उसको 40 या 41,000 मिलेगा, हर महीने मिलेगा। और 5 साल तक मिलेगा, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, जब तक आपकी PhD नहीं हो जाती तब तक आपको ये फेलोशिप मिलेगी। आप 3 साल में क्लियर कर लो 3 साल मिलेगी, 4 साल में क्लियर करो 4 साल मिलेगी, 5 साल में 5 साल। अगर 5 साल से ज्यादा, अगर आप 5 साल के अंदर भी आपकी PhD क्लियर नहीं होती है तो वो लेटर लिखवाए जाते हैं कि आपका गाइड लिखेगा कि हाँ अभी इसका रिसर्च वर्क चल रहा है, तो वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है। अगर वो एक्सेप्टेबल होती है फिर 6 महीने और बढ़ जाएगी फेलोशिप आपकी। इस तरीके से फिर 6 महीने बाद अगर उस तब भी आपकी रिसर्च पूरी नहीं होती है तो फिर वो लेटर लिखा जाएगा, अप्रूवल होगा, फिर 6 महीने और मिलेगी आपको फेलोशिप। तो मेनली 5 साल ही फेलोशिप मिलती है, मतलब कि जब तक आपकी PhD क्लियर नहीं हो जाती JRF क्वालिफाई बच्चों को तब तक गवर्नमेंट पढ़ने के 35, 38, 40,000 देती है। ये है JRF। अब लगभग 1.5 से 2 साल के बाद में कुछ एक कंडीशंस होती हैं। यस कमल जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो कुछ कंडीशंस होती है, वो इंटरव्यू होते हैं, आपने कितना काम किया है PhD के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके बिहार पे उसके बाद में JRF को SRF में चेंज कर देते हैं। JRF को क्या बोला था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और 1.5 से 2 साल के बाद में फिर वो कन्वर्ट हो जाता है SRF, मतलब कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब आप जूनियर नहीं रहे, अब आप सीनियर हो चुके हो। तो जहां जिस आदमी को 40,000 फेलोशिप मिल रही थी उसको लगभग 10 से 12 हजार रुपये उसके और बढ़ जाते हैं, मतलब कि 1.5 से 2 साल आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, और उसके बाद में फिर आपको 50,000, 52,000 इस तरीके से आपको मिलेंगे। और अगर आपकी रिसर्च हाई लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की बहुत अच्छी आप रिसर्च पब्लिश करते हो तो गवर्नमेंट से अवार्ड मिलते हैं लाखों लाखों रुपए के, वो अलग से। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा वर्क आप करते हो, एक्चुअल में वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि JRF किसको मिलेगा। ठीक है, ये क्लासेस जो आपको MDY प्रोवाइड कराती हैं इसी के लिए प्रोवाइड कराई है, ताकि आप लोगों को ये पैसे मिल सके पढ़ने के। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भैया पढ़ लो पढ़ लो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, यहाँ पे इतने अच्छे ग्रुप आपको मिल गया है, पढ़ लो, पैसे आपको मिलेंगे, मेरे को तो आप पूछोगे भी नहीं बाद में, लेकिन आपको मिल जाए वो भी मैं सेटिस्फाई हूँ उसमें। लेकिन आप पढ़ तो लो, क्लियर तो कर लो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि JRF जो है कब तक वैलिड होता है। मान लो कि आपने JRF, अभी ये एग्जाम निकला, अभी हुआ, अभी ये जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन के हिसाब से वो डेट आपके JRF लेटर पर आ जाएगी। मान लेते हैं
5 फरवरी 2022 को नीरज जी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया। अब 5 फरवरी 2022 से 3 साल ऐड कर दो, 2023, 2024, 2025। तो अभी जो नीरज जी ने 5 फरवरी 2022 को एलिजिबल हो गए जेआरएफ के लिए, तो ये 23, 24, 25, 2025, 5 फरवरी 2025 तक अगर उन्होंने एडमिशन ले लिया तब तो उनको जेआरएफ मिलेगा। अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, लेट कर दी किसी अपने कारण वजह से, बहुत सारे रीजन होते, बहुत सारे लोगों को नहीं ले पाते, तो उनकी फेलोशिप कैंसिल हो जाएगी। 3 साल के अंदर एडमिशन लेना मैंडेटरी है जेआरएफ वालों को। नहीं तो वो जेआरएफ, फिर वो जेआरएफ नहीं रहेगा, फिर वो नेट रहेगा। नेट पूरी जिंदगी रहता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, वो पूरी जिंदगी वैलिड रहता है। लेकिन जेआरएफ 3 साल तक ही वैलिड है, और जेआरएफ का मतलब ही है गवर्नमेंट से आपको फेलोशिप लेनी। ये तो हो गया हमारा जेआरएफ का एडमिशन, ठीक है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूं, अभी इस पीरियड में 1 साल के अंदर आप बिना नेट क्वालिफाई भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेट और जेआरएफ का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, तो फिर मैं पीएचडी के ऊपर आ जाऊं। कोई मुख्य डाउट हो तो बिना आप नेट पूछ सकते हो। बिना नेट क्वालिफाई किए एडमिशन ले सकते हैं इस साल? अरे मैडम, अभी इतने देर से क्या बता रहा हूँ मैं, ले सकते हो, ठीक है। ओके, सर और एक कुछ? क्वेश्चन था। जी दीपांजलि जी बताइए। सर जैसे अभी मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है, इस साल, तो अभी जो जून में अगर मैं दूं नेट का एग्जाम और मतलब क्लियर हो जाता है, तो वो वैलिड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मेरा खुद का भी तो अपना, मैंने फर्स्ट ईयर में अपना किया था और निकल गया, और मेरा भी तो वैलिड है भैया। सर पर क्यों मैंने नहीं सुना होगा है कि वैलिड? फर्स्ट सुना है ना, सेमेस्टर मैंने निकाला है ना, मैंने खुद निकाला है फर्स्ट ईयर में, मेरा मुझे मिल रहा है ना। सर विद इन 6 मंथ, मतलब अभी 6 महीने भी नहीं होंगे एडमिशन लिए। मैंने सुना है 1 साल के बाद दे सकते हैं, मतलब 1 साल एमए का कर लो उसके बाद। इसने नहीं बोला, बिल्कुल फॉरवर्ड है। ओके ओके सर। जेआरएफ निकला हो, 3 साल तक आपको, 3 साल के अंदर ले लेना है। हाँ, उस पीरियड में आपका मास्टर या तो चल रहा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बीएससी में हो, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया और फिर बोलते हो कि मुझे जेआरएफ दो, मुझे वो नहीं। आपका एमएससी में एडमिशन होना चाहिए उस टाइम। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, वो इतना फर्क नहीं पड़ता। वो तो ओके आपकी क्वालिटी है ना, आपने फर्स्ट ईयर में निकाल लिया। फर्स्ट ईयर में किसका, सिलेक्टेड लोगों का निकलता है जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं तो सेकंड ईयर भी निकल जाता है, उसके बाद भी 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर भी नहीं क्लियर होता लोगों का। तो मत सोचो, एमएससी एमए में आप हो और आपने क्वालिफाई कर दिया, अब वो वैलिड होगा। और कोई एज डाउट किसी का? क्राइटेरिया, जेआरएफ का एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया सुनो, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि किन लोगों को जेआरएफ, कौन लोग जेआरएफ के लिए एलिजिबल है या कौन लोग नहीं है। देखिए, अब ये कैटेगरी सिस्टम है। एक्चुअल में मैं खुद कैटेगरी के खिलाफ नहीं हूँ, जातिवाद के, लेकिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने ये चीजें बनाई हैं तो शायद सही ही बनाई होंगी। तो हम उस चीज पे हम बात नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने रूल बताए हैं, कोटा, कोटा जो सिस्टम है, उसके जनरल वालों के लिए थोड़ा सा अलग है और बाकी वालों के लिए अलग है। कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जेआरएफ की एज पहले 30 इयर्स थी, इस बार 31 कर दी गई, जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। और जो लोग एससी या ओबीसी में हैं, उन लोगों के लिए 35 एज है। 35 एज तक अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं ये तो उनको, चेंज सिर्फ इसी बार के लिए है? नहीं नहीं, हो गया तो परमानेंट रहेगा। इस बार ऐसे थोड़ी होता, हो गया तो परमानेंट रहेगा, उसको नहीं बदला जा सकता।
बाकी अपडेट के लिए मैंने सॉरी अभी मैं अपडेट नहीं देखा, अब बाकी अपडेट के लिए यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, अगर वो कुछ अपडेट करते हैं तो बात अलग है। ठीक है, मेन ऑथेंटिकल उनकी वेबसाइट ही है। ठीक सर है, लेडीज के लिए अलग है ना, लेडीज के लिए बता रहा 36। हूँ, सुनो 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 बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ 35 है 36 है, मुझे लगता है 35 है जो लेडीज 36 है। के। जनरल 31 लेडीज चाहे प्लस जनरल 5 में ईयर क्यों ना हो। एग्जामेशन। 30। सर 31 तो है जनरल के लिए, प्लस 5 इयर्स का बस एग्जामेशन लेडीज के लिए। हाँ, लेडीज के लिए 5 ईयर का और मिल जाता है, तो ये आप लोगों को बधाई बहुत बहुत, जो भैया जनरल जनरल में में भी। लेडीज हैं। ठीक है, तो 35 और 5 ईयर उनके लिए और एक्सपेंड हो जाते हैं। तो आप तब तक आप अपना एग्जाम आप अच्छे से आप दे सकते हो। ये शायद गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ के, देखिए गवर्नमेंट जो भी नीति चलाती है बहुत सोच समझ के करती है, क्योंकि इस एज में शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वहां पे इनका ध्यान भटक जाता है, तो इस आधार पे 5 साल लड़कियों को मिले हैं। ठीक है, तो बॉयज इसमें इरिटेट नहीं हुई है, लड़कियों की अपनी समस्या होती है, इस वजह से गवर्नमेंट ने उनको 5 साल दिए हैं। ठीक है, तो अब कईयों का क्वेश्चन ये है कि नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है एग्जाम में। दोनों का एग्जाम एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, दोनों का एक ही एग्जाम है। और उसमें आपकी जैसे लास्ट टाइम जी शायद 61 पे जनरल की परसेंटेज आई थी, और जनरल में जेआरएफ की 70% थी, मतलब कि एक ही एग्जाम है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। उसी पेपर में अगर आपके 60-61, जो हर बार थोड़ा अप डाउन होती रहती है, अगर ये परसेंटेज आपकी आती है तो आपको माना जाएगा नेट क्वालिफाइड। उसी पेपर में 70-71 या हर बार थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है 1-2%, उसी पेपर में आपके ज्यादा नंबर आते हैं तो आपको बोला जाएगा जेआरएफ क्वालिफाइड, अगर आप उस एज क्राइटेरिया के अंतर्गत हो तो। और एक और कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब हम फॉर्म भरते हैं ना नेट का, वहां पे पूछा जाता है आप जेआरएफ के लिए भर रहे हो या नेट के लिए भर रहे हो। अगर आप उस एज में आते हो लेकिन आपने फॉर्म भरते हुए नेट क्लिक किया है वहां पे, और लेकिन आपकी परसेंटेज जेआरएफ की आ गई है, तो भी आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरते हो तो वहां पे जेआरएफ के लिए क्लिक करो। जेआरएफ की रैंकिंग आए या ना आए, नेट पक्का ऑटोमेटिक हो जाएगा उसी क्लिक में आपका। इस बात को आप ध्यान रखना, आपकी जेआरएफ की रैंकिंग आए या ना आए, नेट ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर कम परसेंटेज है तो, जेआरएफ की परसेंटेज नहीं है तो। इसलिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पे जेआरएफ को जरूर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ, फिर मैं नेक्स्ट पीएचडी के स्टेप में चलूं। ओके, चलिए। अब एमए एमएससी में आप लोगों ने अपने अपने छोटे प्रोजेक्ट वर्क थीसिस बनाई होगी, और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट इंडिया में हम इस चीज को फेस करते हैं कि टीचर हमें ठीक से गाइड नहीं करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, और एक्चुअल में कुछ ये नहीं था, कई बार टीचरों की भी गलती नहीं होती, कई बार हालात ऐसे होते हैं, और कई बार टीचर ऐसे होते हैं, कि दोनों की होती हैं चीजें, कि या आपके पास वो सुविधाएं नहीं थी, आपको मौका नहीं मिला गया, कुछ हमारे टीचर ऐसे थे जिसकी वजह से आप लोग रिसर्च को समझ ही नहीं पाए। तो प्लीज अब चैटिंग बंद कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मेरे से ही पूछ लेना, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ, लगभग 80 से 90% लोग हैं हमारी क्लास में, अभी मैं बुलवा दूं तो अभी आप लोग बोल दोगे कि हमें तो थीसिस का भी नहीं पता, हमें तो प्रोजेक्ट का ही नहीं पता।
हमने तो डिस्टेंस से MSc कर लिया, हमें तो नहीं पता। और कई लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करके बैठे हैं, उनको भी नहीं पता। ऐसा है, 80-90% ये सच्चाई है। तो ऐसे बच्चों के लिए कि पीएचडी में क्या, कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर होगा, ठीक है, क्या चीज आप लोग करोगे। सिनोप्सिस कंपलसरी होती है इंटरव्यू के अंदर। उसके लिए MDYA नया बैच शुरू कर रहा है, और ये बैच भी निःशुल्क रहेगा। तो उसका अलग से मैं फॉर्म भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में। जो जो उसमें और भी ज्यादा डिमांड्स है, मैं पहले क्या देता हूँ। आपने अभी तो MDYA नॉर्मल नेट JRF कोचिंग के लिए तो ओनली मैंने आईडी ही ली है। पीएचडी के लिए तो उसमें तो मैं आईडी भी लूंगा, आपकी सिग्नेचर भी लूंगा, आपसे सिग्नेचर भी करवाऊंगा। अगर आपने कक्षा में किसी भी बच्चे की साइनोप्सिस चोरी की तो आपके ऊपर हम एक्शन भी ले सकते हैं। हर चीज, पूरी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस काम को कर रहा हूँ। और मुझे पूरा याद है, जहां तक मैं अभी मेरी पहुंच है, अभी तक ऐसा इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो पीएचडी की इस तरीके से ऑनलाइन ओपनली करवा रहा है। ये हाँ, रिस्क कोई मैं भी नहीं पहली है। बार ले रहा हूँ, ये रिस्क मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत बड़ा रिस्क है ये। सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर, ताकि एक दूसरे की मेहनत को कोई चोरी ना कर ले। तो उसका पूरा पूरा मद्देनजर रखते हुए मैं उन चीजों को लूंगा। अब जिन लोगों को करना हो तो वो फॉर्म भरना, नहीं करना हो तो कोई मेरे को ये मत बोलना सर आप आईडी क्यों ले रहे हो, आप मुझसे सिग्नेचर क्यों करवा रहे हो। भैया नहीं करना तो फॉर्म मत करो, मत आओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। अगर आपको लगता है एक्चुअल में यहाँ के टीचर अच्छे से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उसके उसके लिए मैंने एक डोनेशन का कॉर्नर रखा हुआ है। और वो उसमें आप अपनी मर्जी से 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितनी आपकी इच्छा है, ठीक है। आप सब लोग योगा टीचर हो, आप सब लोगों को पता है कि क्लासेस का कितना चार्ज होता है। या आपको जो अंदर से आवाज आए, आप अपनी इच्छा से डोनेशन आप दे सकते हो। वो डोनेशन आपके ही क्लास में हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप डोनेशन नहीं दे सकते तो भैया आप डोनेशन मत दीजिए, तब भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, और उतने ही अच्छे दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे कि जितने दूसरे बच्चों ने पढ़ाया गया है। तो कोई भेदभाव नहीं है कि डोनेशन वालों को ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, बिना डोनेशन वालों को हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को बराबर यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके लिए बात। वो फॉर्म मैं आपको आज 1-2 दिन में रिलीज करूंगा। उसकी गाइडेंस में एक छोटी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, वो आप उसको फिल कर दें। अब पीएचडी में क्या होता है, हर एक जैसे कि यूनिवर्सिटी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, सॉरी, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, और आजकल योगा में बहुत यूनिवर्सिटीज पीएचडी करवा रही हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी मुझे कल ही मुझे एक मैसेज मिला था कि एक लड़का है, उसने शायद MP से या कहाँ से एक पीएचडी की, राजस्थान से, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, और उसका कोर्स ऑथराइज नहीं था यूनिवर्सिटी का। उससे उसने 3-4 लाख रुपए ले लिए, और सारा बेकार गया, पीएचडी भी नहीं हुई
और पैसे भी नहीं आए। तो इस चीज को आप एडमिशन लेने से पहले ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपका टाइम भी जाए और पैसे भी जाए और मिले कुछ भी ना हो। समझ में नहीं आई, मतलब क्या हुआ था उनके साथ ऐसा? आप यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज पीएचडी करवा रही हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज, जैसे कि नॉर्मल, जैसे कि गुरुकुल कांगड़ी, पतंजलि, डीएसवीबी, एस व्यास, इनके लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कितनी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, ये तो ऑथराइज है 100% है। लेकिन बहुत सारी जो छोटी मोटी जो यूनिवर्सिटीज हैं अलग से, वो भी पीएचडी करवा रही होती हैं। तो उनके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फेक यूनिवर्सिटी होती हैं, आधी से ज्यादा इंडिया में फेक यूनिवर्सिटीज है। हाँ जी पूजा जी। आपका गलती से माइक खुल गया शायद, हाँ? तो आधी से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, आधी यूनिवर्सिटी फेक हैं। और आजकल योग की इतनी डिमांड को देखते हुए ये फेक यूनिवर्सिटियां और बढ़ रही हैं, जो फेक डिप्लोमे करवा रही हैं, फेक ग्रेजुएशन कोर्स, फेक मास्टर कोर्स, फेक पीएचडी कोर्स भी करवा रही हैं। और तो और अब आप जब रिसर्च में जाओगे ना, अभी जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूं तो हमें सबसे पहले यही पढ़ाया गया कि रिसर्च तो बाद में करोगे, पहले ये देखो कि उसको पब्लिश करना कहाँ पर है। जर्नल, ऑथेंटिक जर्नल इंडिया में सिर्फ 2 या 3 ही है ऑथेंटिक, बाकी जितने भी हजारों जर्नल हैं सब फेक हैं। सर क्या इस तरीके से लिस्ट मिल सकता है कौन सा यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सिखाएंगे, सा? वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से जर्नल होती है, आप ऐसे सर्च करोगे ना, ऑल वर्ल्ड में लाखों जर्नल्स हैं, लेकिन ऑथेंटिक कितनी जर्नल है? मुश्किल से 1000-2000 होंगी, मुश्किल से, जो ऑथेंटिक हैं, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है। तभी आपकी रिसर्च, नहीं तो पीएचडी भी ऐसी बेकार होती हुई देखी है हम लोगों ने। इतना अच्छा पीएचडी वर्क किया और दूसरी फेक जर्नल के चक्कर में आ गए और सारी पीएचडी खराब। इसी प्रकार ये एडमिशन लेने के टाइम भी होता है, वे गलत यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर दिया। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे आप सिलेक्ट करोगे। पहला पैमाना है कि वो यूनिवर्सिटी जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो वो यूजीसी से ऑथराइज होने चाहिए। किससे ऑथराइज होने चाहिए? यूजीसी। यूजीसी। इन चीजों को जो भारत सरकार ने यूजीसी को ही दे रखा है, वही ऑथेंटिसिटी देती है कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से ऑथराइज होनी चाहिए। सर सभी तो मतलब सभी बोलते यूजीसी है, लेकिन कैसे प्रूव करे वो यूजीसी यूनिवर्सिटी है? यूजीसी की साइट पे जाओ और वहां जाकर सर्च करो कि वो यूनिवर्सिटी है या नहीं है। डायरेक्ट यूजीसी की साइट पे जाना, उनके कहने पे मत जाना, समझ गए? सर ये रूल मास्टर्स और डिप्लोमा में भी लागू होता है ना, यूनिवर्सिटी से जो कराते हैं योगा में? समझ नहीं आया सर मेरे को। सर यही रूल यूजीसी वाला डिप्लोमा, जो हम पीजी डिप्लोमा करते हैं और मास्टर्स करते हैं, तो उसमें भी लागू होता है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑथराइज होना चाहिए तभी वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। वो कोर्स कोई भी क्यों ना हो, बिना करा तो दुनिया रही है, मैं करा दूं आपको, लेकिन उसकी ऑथराइजेशन है या नहीं है? आप लोगों ने मुझसे भी रिक्वेस्ट किया था भैया आप सर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करो। मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन अभी मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है तो मैं नहीं शुरू कर सकता। मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा कि राहुल जी ने कोर्स शुरू कर दिया, अब आपके पैसे खा रहा है। जिस दिन मुझे ऑथराइजेशन मिल जाएगी मैं आपको बोल दूंगा कि हमने कोर्स शुरू कर दिया, अब आप एडमिशन ले लीजिए।
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बताते नहीं है, उनके पास ऑथराइजेशन नहीं होती, लेकिन वो फिर भी कोर्स कराते हैं, डिग्रियां कराते हैं, और बच्चों को कुछ पता नहीं होता। उनको पता तब लगता है जब वो किसी गवर्नमेंट इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं और वहां जाकर के वो रिजेक्ट होते हैं। वहां जाकर के जब वो रिजेक्ट करेंगे ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट स्कूल में जहां पे आप सिलेक्शन हो गया आपका योगा टीचर के लिए, वहां हर डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, वो अपने आप पकड़ लेंगे। अगर वहां आपका रोंग, आपको नहीं पता ये रोंग है, अगर वो रोंग होगा वो पकड़ लेंगे और आपको तुरंत बाहर कर देंगे, तुरंत। इतनी मेहनत करके आप इंटरव्यू क्लियर करके पहुंचे और फिर आप बाहर हो गए। बहुत लोग हुए ऐसे। पीछे अभी केवल्य धाम का कोई टीचर था हमारे, अभी बता रहे थे यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर के दौरान, उसने शायद 150 पेपर पब्लिश किए। 150 बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल 2 पेपर में तो सभी लोग पीएचडी दे देते हैं, ऐसे में 3 पेपर कंपलसरी है। उसने 150 पेपर पब्लिश किए और वो यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, और उसमें से कुछ पेपर, वो मैंने बताया ना जर्नल, फेक जर्नल के थे। कुछ इंटरव्यू में साफ साफ बोल दिया, आपने इतने सारे पेपर पब्लिश किए, आप इतने अच्छे टीचर हो, आपने गलत जर्नल में पब्लिश कैसे किया, आपको हम जॉब नहीं देंगे। जॉब से बाहर कर दिया उनको। मान लो 150 में से 10 पेपर नकली थे, 140 तो सही थे, उसके बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिली। उन लोगों को 5 पेपर में जॉब मिल जाती है, 5 भी बहुत हो गए। उसको इतने सारे अच्छे होने के बाद भी नहीं मिले, क्यों? उन्होंने सीधा बोला, आप इतने अच्छे टीचर हो, आपको इतना भी नहीं पता ओरिजिनल जर्नल कौन सी है, फेक जर्नल कौन सी है। इसी प्रकार ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी कौन सी है, नकली यूनिवर्सिटी कौन सी है, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे सीधा। फ्यूचर की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी तो आपको मिल जाएगा एडमिशन एडमिशन एडमिशन, मिल रहा है, मुझे एडमिशन हो गया, बल्ले बल्ले हो गई। ये पता नहीं वो यूनिवर्सिटी ऑथराइज ही नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब कई यूनिवर्सिटीज ऑथराइज हैं यूजीसी से, लेकिन उनके पास कोर्स की परमिशन नहीं होती, ये भी है। मैंने यूनिवर्सिटी खोल दी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती पैसे कमाने के लिए है। यूजीसी ने ऑथराइजेशन दिया कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी एमएससी करवा सकते हो, लेकिन वो दूसरी साइड से पीएचडी भी करवा रहे हैं, लेकिन ऑथराइज नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं ऐसे, कोई वैल्यू नहीं उसकी। तो आप जहां एडमिशन लोगे वहां पे ये चेक करना होगा वहां का जो कोर्स है पीएचडी का, क्या वो ऑथराइज है या नहीं है। इसकी ज्यादा डिटेल तो शायद अभी मुझे भी ठीक से नहीं पता है, लेकिन इतना मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, ऐसा मैंने देखा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस तरीके की हैं, पीएचडी करवा रही हैं, लेकिन कोर्स उनका ऑथराइज। ये ज्यादातर ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले करते हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है ऐसा। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां जहां पे आप एडमिशन लोगे, इन चीजों का ध्यान रखना भैया। गवर्नमेंट में तो सोचना ही नहीं, गवर्नमेंट की तो सारी ऑथराइज ही होती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, या कुछ सिलेक्टेड जो मैंने बोली है, एस व्यासा, पतंजलि, गुरुकुल कांगड़ी, देव संस्कृति, संस्कृत विश्वविद्यालय, जो सिलेक्टेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए तो सोचना ही नहीं, वो तो है ऑथराइज, उनको मानना ही उनको। सर बाकी हमें ये कैसे पता चलेगा, एक्सक्यूज मी सर हमें ये जी कैसे सर। पता चलेगा कि ओरिजिनल जर्नल्स जो है वो कहाँ कहाँ पब्लिश होते हैं? ये पीएचडी का काम है, ये मैं पीएचडी की क्लास में सिखाऊंगा आपको। ओके सर। सर यूजीसी की साइट पे सारे जनरल के डिटेल रहते हैं सर। ये पीएचडी की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। यूजीसी केयर लिस्ट 1, यूजीसी केयर लिस्ट 2 और स्कोपस, 3 ऑप्शन वहां पे होते हैं। और सबसे अच्छा चांस होता है मास्टर लिस्ट ऑफ वेब, गूगल पे सर्च करो मास्टर लिस्ट ऑफ वेब ऑफ साइंस, वहां पर जाओ, उस का नाम टाइप करो
अगर वहां पे वो चीज आपको मिल जाती है तो आप समझ जाओ कि ये ओरिजिनल है, नहीं तो ओरिजिनल नहीं है। ऐसी ऐसी जर्नल है, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, किसी जर्नल का नाम लिख दिया कि जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, PSYCHOLOGY, और फेक जर्नल वाले पता क्या करेंगे? फेक जर्नल वाले नेम क्या होगा? जर्नल ऑफ साइकोलॉजीज, लास्ट में वाई था, वहां पे एक छोटा सा कोमा डाल दिया या एस डाल दिया, आपको लगेगा अरे ये तो सेम है, वही है। जैसे बिस्लेरी की बोतल वाले करते हैं ना, बिस्लेरी, बिस्लेरी तो ओरिजिनल कुछ हो रहा है, फेक की ज्यादा चलती है। एडिडास, एविडास आ गया, एडिडास के नाम पे एकदम तो दिखते तो एडिडास ही है, लेकिन बाद में ध्यान से देखो एडिडास नहीं, ये तो एविडास है। तो फेक वाले ऐसे होते हैं, दिखेंगे उन जैसे, लेकिन वो ध्यान से सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, छोटा सा चेंज होता है, उस चेंज को पकड़ना। फेक वाले ऐसे ही करते हैं, छोटा सा चेंज कर देते हैं, छोटा सा ओरिजिनल से। जैसे एडिडास को एबिडास ने किया, एबिडास डी को भी बना दिया, अभी एक जैसा लगता है बाद में। तो ऐसे होते हैं, तो आपको वहां पे जाके देखने हैं। जब भी आप पब्लिश करो तो मास्टर लिस्ट ऑफ वेब ऑफ साइंस में जाके उसका डालो, वहां पे वो शो कर रही है, मतलब ओरिजिनल है, अदरवाइज नहीं है। बिल्कुल पब्लिश मत करो, सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ये चीज आपको मैं सिखाऊंगा PhD की क्लासेज में। कोई आपको, हाँ, एडमिशन, PhD का एडमिशन, आप सभी लोग उसी की बेताबी में हैं। हाँ जी क्षितिज जी। सर जी मैं पूछना चाह रहा था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज फेक हो सकती हैं? होने को मुश्किल चांस होता है, डीम्ड का। ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, वो प्राइवेट की है, उससे में आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा सर। ठीक है, जैसे कि मैंने LBS यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया है, तो वो पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। जब अपना माइक बंद कर लीजिए, आवाज रिपीट हो रही है। तो वो सेंट्रल, वो गवर्नमेंट की डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, और बाद में जाकर के वो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई 2020 में। लेकिन ऐसे वैसे जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद में वो गवर्नमेंट से कुछ ऑथराइजेशन लेने के बाद में डीम बनी है, लेकिन अभी पूरी गवर्नमेंट नहीं है। जी सर। ऑफर आए हैं उसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन अभी उन्होंने उसको नहीं माना। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, और वो प्राइवेट वालों से बच के रहना, गड़बड़ जो भी करते हैं ना प्राइवेट वाले ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं सिर्फ। अब उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कई लोगों को ये दिक्कत रहती है कि भैया PhD में फीस क्या है, वो आपको मैं बता देता हूँ। PhD का कोर्स जो होता है, तीन, क्षितिज माइक बंद कर लीजिए, आवाज रिपीट होगी आपकी। सॉरी सर। जी, तो PhD का जो कोर्स है, मैं आपको प्रेजेंटेशन से दिखा देता हूँ एक बार। मैं SVSR का दिखा देता हूँ आपको, और वहां से आप दूसरी यूनिवर्सिटीज का आइडिया ले लेना। ठीक है, सॉरी चाहूंगा, मैंने ये सोचा नहीं था ये भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए अब मुझे। अच्छा, मुझे लग रहा है वहां से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा।
सर पीएचडी करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? मार्क्स के लिए कुछ नहीं है, उनका इंटरव्यू क्लियर करो, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उनका इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा। सर नेट के बाद में इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपको मिल जाएगा। भैया 55% तो है ना शायद? हाँ जी, 55% है शायद ना? हाँ 55 मिनिमम है जी, इतने तो होते हैं। इससे भी जाओगे क्या आप? सर जैसे अगर किसी का पीएचडी में एडमिशन ऑलरेडी हो चुका हो और बाद में अगर उनका नेट जेआरएफ अगर क्लियर होता है तो क्या वो कन्वर्ट होता है वापस? हाँ जी, बाद में मिल जाएगा उसको। ठीक है, मिल जाएगा बाद में उसको। तो सर जैसे जो पहले से फीस जो आपने अगर सबमिट करा रखी है तो क्या वो कन्वर्ट होती है या फिर मतलब वो फीस आपकी गई उसके बाद में फिर आपको जो आगे फीस जमा करानी है वो जेआरएफ से होगी, वो ऐसा होता है सर? या फिर वो पुरानी अरे नहीं जो नहीं, आप पुरानी समझिए, फीस आपको ना बराबर ही पे करनी पड़ती है, जेआरएफ हो या ना हो, सबको फीस बराबर ही पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये पीएचडी का कहाँ गया? सॉरी चाहूंगा मैंने तैयार नहीं किया, 1 मिनट रुकिए। पता नहीं, यहाँ पे रखा तो था, मिला नहीं मुझे। इसमें नहीं है गुरुजी, आपने उस दिन भी दिखाया था तो गूगल पर सर्च करके दिखाया था तो यहाँ पे इसमें होगा फिर वो सुदर्शन स्टाफ नर्स सिस्टमेटिक न्यू मेंटल हेल्थ, नहीं है यहाँ पे। आज तो गूगल पे भी नहीं आ रहा, एकदम से जल्दबाजी है ना शायद, इसलिए नहीं आ रहा। आ गया ये रहा, ये लो भैया, इससे देख लेते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अरे इतना छोटा, ये तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा चलो, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है शायद। सर इसकी वेक्टर इमेज डाउनलोड कर लीजिए, वो दिख जाएगा। अरे वो टाइम वेस्ट होएगा ना, किसी को मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आपको अभी ऐसे ही सर बता आपको देता व्हाट्सएप कर हूँ। दिया है। सर अच्छा व्हाट्सएप कर दिया। ये विशाल जी हो क्या आप? अच्छा जी सर। हाँ जी, आ गया सर, थैंक यू सो मच। देखिए ये है एस व्यासा का फीस स्ट्रक्चर इस साल का। ठीक है जी, देखिए कि 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये अगस्त 2021 यानी कि इस साल का जो बैच है, ये हमारा जो भी चल रहा है, हमारे इस बैच का है ये। तो 3 साल की फीस ली जाती है, और फीस हर कोई देगा, चाहे वो जेआरएफ क्वालिफाइड हो या नहीं हो, फीस सभी यही देंगे। ठीक है, तो जेआरएफ वो अलग से स्कॉलरशिप, वो आपके अकाउंट में अलग से आती है, जेआरएफ का यूजीसी देती है, वो यूनिवर्सिटी से कोई रिलेशन नहीं होता उसका। हाँ एक बात का और ध्यान रखना, अभी याद आई मुझे, एक लड़की के साथ हुआ था पीछे ऐसे। आप जब किसी यूनिवर्सिटी में आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आप ये चेक कर लेना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कि उस यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती। पीछे की लड़की थी, मैंने किस में एडमिशन लिया था, वो जेआरएफ क्वालिफाइड थी
पीएचडी में एडमिशन हो गया, लेकिन पता चला उस यूनिवर्सिटी में तो फेलोशिप ही नहीं मिलती। तो क्या फेलोशिप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज देती है या प्राइवेट? जिनके पास एक्चुअल ऑथराइजेशन है उनको मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। वो आप पता करना पड़ेगा, आप गाइड से किसी से वहां के पूछोगे ना एडमिशन लेने से पहले कि भैया इस यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप मिलती है या नहीं मिलती है, तब एडमिशन लेना वहां पर। कुछ यूनिवर्सिटीज करा देती हैं लेकिन फेलोशिप नहीं देती, वो उनके पास ऑथराइजेशन ही नहीं है। तो ये बात भी आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब मैं आता हूँ अपने इसके ऊपर। देखिए माइक बंद कर लीजिए अपना। जी देखिए 3 साल है और 3 साल के फिर माइक खोल लिया। कौन है? प्लीज माइक बंद रखिए, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उससे। देखिए 3 साल है और 3 साल में ये फीस सबको पे करनी पड़ेगी। सभी यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी फीस स्ट्रक्चर होता है। ये है एस व्यास यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, जो बेंगलुरु में है। मैं इसकी बता रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी यही रूल्स होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिलेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर की, हर ईयर में 2-2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर की फीस 66,000 रुपये। हाँ, इस यूनिवर्सिटीज में थोड़े पैसे ज्यादा लिए जाते हैं और यूनिवर्सिटीज में थोड़े कम है। बाकियों में 50 मिल सकते हैं, 55 मिल सकते हैं, 60 मिल सकते हैं, कुछ एक में ज्यादा भी है, ऐसी बात नहीं है। और सबसे ज्यादा पैसे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खाती हैं। इसमें तो टोटल 2.5 लाख है, कई यूनिवर्सिटी तो 4-4 लाख रुपए लेती हैं। देखिए जानी मानी यूनिवर्सिटी ऐसी व्यासा, इसमें भी 2.5 लाख रुपए भी नहीं है, देखो 2,36,000 रुपए। लेकिन जिनकी कोई नाम पर भी नहीं सुना, जैसे कि हाँ जैसे प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट में नहीं हो पाया सिलेक्शन, प्राइवेट में लेना पड़ रहा है, तो ज्यादा फीस दे के भी करना तो पड़ेगा ही। आपका ही फोन आया था क्या मेरे पास? नहीं नहीं, आपका नहीं था। वो कह रही थी मेरे से 4 लाख फीस ले रहे हैं। मैं पैसे हो तो दे दो भैया, लेंगे पैसे, उनको तो पैसे चाहिए, दे दो। तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास? आपकी मर्जी है भी, एडमिशन लो या ना लो, उनकी दुकान, वो सामान कितने में बेचे उनकी मर्जी। नहीं, करना तो है ही ना। वो आपकी मर्जी ना, आप वो सामान खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, उनकी मर्जी वो सामान कितने कर दे, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं सर ना? मैं ये पूछना चाह रहा था हाँ जी सर। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे अगर किसी का एडमिशन सपोज करें अगर जनवरी में हुआ है और अगर जेआरएफ नेक्स्ट टाइम जून में होता है या दिसंबर में हुआ है, नेक्स्ट टाइम जून में होता है, तो फिर अगर जेआरएफ क्लियर होता है तो पुरानी वाली फीस जो होगी वो ऑलरेडी सबमिटेड हो चुकी होगी, तो वो फीस फिर से मतलब रुकिए, उसका क्या सुनिए रहेगा थोड़ा सुनिए 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 क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे एक पॉइंट छूट गया था, उससे मुझे एक चीज और याद आ गई अभी। आपने पीएचडी में, मैं बोलता हूँ कि आप एडमिशन ले लो भैया, वेट मत करो। पीएचडी करते करते एडमिशन आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो तो कुछ महीने पहले का भी मिल जाएगा आपको, मिल जाता है। पूरा तो नहीं मिलता, जैसे कि आपने 2 साल हो गए पीएचडी करते हुए और फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, आगे तो मिलेगा, ये बात तो श्योर है, लेकिन पीछे का भी कुछ मिलेगा, 5-6 महीने का, साल का, मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मिलता है। अगर आप पीएचडी के दौरान भी जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तब भी मिलेगा, ठीक है। यूजीसी देगी वो आपको, और जिस दिन से कोर्स वर्क की निकला डेट के है उस पहले। दिन से तो पक्का निकले, उस दिन से तो मिलना ही मिलना, ये बात श्योर है। पीछे का मिले ना मिले, उस दिन से तो पक्का मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक मेरा प्रश्न है, जैसे अभी इस बार का जेआरएफ का मेरा नहीं हो पाया है और एडमिशन अगर मिल जाता है तो मैं एडमिशन का मतलब हाथ ना छोड़ूं, एडमिशन किसी भी सूरत में अगर मिल जाए तो ले लूं, और आगे चलकर अगर बीच में जेआरएफ क्लियर हो गया तो मतलब तब कर लूं। ये मेरी आईडी से जुड़े हुए हैं, कौन प्रेरणा जी है या पूजा जी है, कौन है मैसेज कर रहे नीरज जी है, नीरज जी। हैं? अरे नीरज जी, मिल जाएगी, हैं? चिंता मत करो। हाँ सॉरी मैडम, आप क्या कह रहे थे?
मैंने ये बोला कि जैसे इस बार जेआरएफ होने से रह गया और अभी मैं एडमिशन अगर पीएचडी में कहीं मिल जाए तो वो ले लूं और इसी बीच मतलब एडमिशन के दौरान ही जेआरएफ क्लियर कर लूं तो मतलब तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम आप वेस्ट क्यों करो, एक साल अपना, एक साल एडमिशन लेट क्यों लो आप? बिल्कुल बिल्कुल। पैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, कुछ तो इम्पोर्टेंट जहां होते भी हैं। कोई ऑप्शन होता है तो आप अपडेट देते रहिएगा ना। हाँ, वो हम बता देंगे जैसा होगा, हमारा ग्रुप पूरा सपोर्टिव, आपको बता दिया जाएगा। हाँ, एक चीज मुझे जो छूट गई थी मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, और आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, तो भी आपको पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी है, अगर आपको उन स्कीम्स की नॉलेज है तो। अब वो स्कीम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। दिल्ली की अलग है, यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग है, बेंगलुरु की अलग है, एमपी की अलग है, बिहार की अलग है। सभी स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। उन स्टेट के बच्चों को वो स्टेट पे करता है पढ़ने के लिए कि ये बच्चा अच्छा है, और वहां पे आप जा करके आप हमारे बच्चों को वो यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे कर देगी डायरेक्ट। आपकी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आपने वो प्रोटोकॉल पूरा किया तो आपको स्टेट गवर्नमेंट पढ़ने के पैसे दे देगी। जैसे कि मैंने दिखा कि 2.5 लाख फीस है, तो 2.5 लाख आपको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। या कुछ 2 लाख मिल जाएगी, 1 लाख मिल जाएगी, कुछ जरूर मिलेगा, ऐसी पॉलिसीज हैं। वो पूरा क्राइटेरिया मैं मुझे अभी याद नहीं है, आप एक दो से वो डिस्कस करोगे, साइट पे जाओगे वेबसाइट की, या मैं थोड़े दिन देख के मैं बात करके बता दूंगा। तो ऐसा है पॉसिबल, साफ साफ हमें बोला गया था कि हमारे एसव्यासा में, मैं बता रहा हूँ, हमारे बैच में हम 15 लोग हैं, और 15 लोगों में हम 4 लोगों का जेआरएफ क्वालिफाइड है, एक लोग सॉरी, एक का नेट क्वालिफाइड है, और 10 लोग बिना नेट जेआरएफ के हैं जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं इस बैच में। तो भ्रम निकाल दीजिए भैया, बिना नेट जेआरएफ के देखो 10 बच्चे एसव्यासा में एडमिशन लेके बैठे हैं। और ऐसी बात नहीं है वहां पे जेआरएफ वाले बच्चे इंटरव्यू के लिए नहीं आए थे, 150 के करीबन एप्लीकेशन थी, उसमें 70-80 बच्चे थे जो नेट जेआरएफ वाले थे, और 70-80 बच्चे वो थे जो नेट क्वालिफाइड नहीं थे। उनमें से 5 बच्चे नेट जेआरएफ वाले सिलेक्ट हुए, और 10 बच्चे बिना नेट वाले सिलेक्ट हुए। तो इसका पीएचडी में मतलब सिलेक्शन इम्पोर्टेंस तो नेट जेआरएफ नहीं करता, पीएचडी में सिलेक्शन आपका इंटरव्यू आपकी साइनोप्सिस करती है। यस उसी के लिए मैं ये क्लासेज आपकी शुरू कर रहा हूँ, आप लोग वो साइनोप्सिस बनाना, आप इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस को फेस किया जाता है वो चीज आप सीख लो, तो आप बिना नेट के भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। समझ आ रही है बातें आपको? जी जी। बिना नेट के आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। और एक बात बता दूं आपको, भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, वो हायर एजुकेशन जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है पीएचडी करने के लिए, उनको भारत सरकार लोन देती है, एजुकेशन लोन। कुछ वो इंटरेस्ट पे होती है, कुछ फ्री और 0% भी होता है, कुछ 1-2% लेते हैं। एसव्यासा में मैंने बात की थी, वहां पे 0% इंटरेस्ट है, और भी यूनिवर्सिटीज में होता है ऐसा। मतलब कि 0% का मतलब आपने उनसे फीस ली कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए पढ़ने के लिए, और आपको जो गवर्नमेंट होगी वो पैसे दे देगी 5 लाख रुपए पढ़ने के लिए। अब 3-4 साल आपकी पीएचडी चल रही है, उसके बाद में आपको पैसे रिटर्न करने उस डेट के बाद शुरू होंगे, उससे पहले कोई नहीं कुछ बोलेगा आपको।
उसके बाद में कुछ उनकी वो होती है, आप किस्तों के हिसाब से आप पेमेंट कर दो, 0% पे आपको पैसे पे करने, ऐसा भी है। तो जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि वो नहीं पढ़ सकते। भारत सरकार जो है अब बहुत एक्टिव हो चुकी है, पहले इतनी नहीं थी। अब मुझे नहीं, शायद मोदी जी का कमाल है, किसका कमाल है, लेकिन एजुकेशन में बहुत काम हुआ है। इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज है, हम लोगों को पता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज निकाली हुई है ताकि बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, आप लोग थोड़ा सर्च करोगे और अच्छे से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं। ओके सर सर अगर विदेश से कोई भी अपने यूनिवर्सिटीज सेंटर से हाँ जी सर कोई यूनिवर्सिटीज अगर जैसे एआईसीटी नेक अप्रूव्ड होती है, ऐसा जो होती है वो भी सही है या वो क्राइटेरिया गलत है, मतलब यूजीसी ही होना चाहिए ऐसा? यूजीसी, काम यूजीसी का ही है, यूजीसी ही करती है इसको ओनली। आगे फ्यूचर में प्लानिंग बदल दे गवर्नमेंट, वो बात अलग है। अच्छा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं अपने आप को शॉर्ट करता हूँ, रुक जाओ। आप सभी लोग, मुझे पता है, मिस भी नहीं करना चाहते हो, जबरदस्ती बैठे हुए हो कई लोग। अच्छा, सर मैं कौन कौन पॉइंट हमने कवर कर लिया? पीएचडी का एडमिशन का हमने कवर कर लिया, नेट जेआरएफ को हमने कवर कर लिया, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ये हमने पॉइंट कवर कर लिया। इसमें को और हमारा कौन सा पॉइंट छूटता है अभी? क्लासेस का। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट जेआरएफ से ज्यादा जो बेस्ट है वो पीएचडी का इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू। और उसी इंटरव्यू के लिए हम ये क्लासेस, मैं आपको 1-2 दिन में लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप जो है वहां से इसको उस क्लासेस में अटेंड करेंगे तब आपको मिलेगा। शुरू कब से होंगी क्लास, शुरू कब से है? बताऊंगा मैडम, मैं अपने आप मैं ही लूंगा, मैं अपना शेड्यूल इस हिसाब से बताऊंगा। वो सप्ताह में 1-2 दिन ही पढ़ाऊंगा उसमें, खाली रेगुलर नहीं होंगी वो। ओके सर नॉन अटेंडिंग पीएचडी के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, नॉन अटेंडिंग पीएचडी भी होती है। अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अभी हमारी एक साथी है यहाँ पे आई है क्या, सुनीला जी आई है क्लास में? आप अभी शायद नहीं है, अभी उनका एडमिशन हुआ है डीएसवीवी के अंदर। वो हमारी दोस्त है, वो एम्स में प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, एम्स दिल्ली में। अभी उनका सिलेक्शन हुआ है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए, नॉन अटेंडिंग, मतलब कि जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन तो उनको अटेंड करना ही पड़ेगा 6 महीने का। तो इस तरीके की कोर्सेज भी होते हैं, और उनकी ऑथराइजेशन अगर वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है और वो कोर्स अप्रूव्ड है तो वो वैलिड होंगे वो चीजें। तो जेआरएफ भी मिलेगा क्या नॉन अटेंडिंग वालों को? वो तो जेआरएफ का मतलब क्या हो गया? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप रेगुलर को ही मिलता है। सर जो स्कॉलरशिप का गवर्नमेंट मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्यों देती है? आप जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाइड किया, इसका मतलब वो छटे हुए लोग हैं इंडिया में। पिछले साल 15 लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाइड किया था, इससे पिछले वाले एग्जाम में जो हुआ था। जनरल कैटेगरी में हम लोग 15 लोग थे। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टॉप 15 में हम लोग हैं। अब टॉप 15 में हमारी कौन सी रैंकिंग है वो चीज मुझे पता नहीं, कैसे चेक करते हैं? तो सिलेक्टेड लोग ही जेआरएफ क्वालिफाइड करते हैं ऑल इंडिया में। तो गवर्नमेंट उन लोगों को सिलेक्ट, जो जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, इसलिए पैसे देती है ताकि वो बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं, काम ना करें।
फिर भी काम करते हैं छुप छुप जी कहीं पर। अगर वो आपका काम शो हो रहा है और किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपकी जेआरएफ फेलोशिप रुक जाएगी या यूजीसी कोई एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ। सर जो गवर्नमेंट जॉब में है, क्या वो नॉन अटेंडिंग पीएचडी करेंगे तो क्या वो विदाउट पे होके करना पड़ेगा या पैरेलल चल सकता है? नॉन अटेंडिंग अगर उस डिग्री के ऊपर खुद ही लिखा हुआ है तो उन्हीं के लिए तो बनाई गई है वो। नॉन अटेंडिंग का मतलब क्या हुआ, डिग्री के ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है ओपन, तो मतलब कि ओपन तो मतलब जॉब करते करते कर लो, उसको कौन रोक सकता है। डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर, समझने की कोशिश कीजिए, रेगुलर, और आप जो भी कर रहे हो और रेगुलर भी यूनिवर्सिटी दिखा रहे हो, वो फेक मानी जाएगी। नहीं, बस मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि नॉन अटेंडिंग गवर्नमेंट जॉब वाला कर सकता है ना, कोई वो 6 महीने का तो रूल नहीं ना कि आपको करना ही है विदाउट पे होके। उन्हीं के लिए है। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो मैं बता रहा था सुनीला जी का यही डाउट था उस दिन, मुझे भी नहीं पता था, फिर मैंने अपने वहाँ पे अपनी मैडम सौभाग्यलक्ष्मी मैडम को कॉल किया, पीएचडी को वही देखती ये है। कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है ऐसे नॉन अटेंडिंग में, कोई अभी स्पेसिफिक है फर्स्ट सभी के टाइम पास? डीएसवी ने कराया है, 6 सीट निकली थी, वो फिल हो चुकी है। ओके ओके मे ओके, बी फ्यूचर में और यूनिवर्सिटीज भी कराने लगे हैं ऐसी चीजें। थैंक यू सर, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो नॉन अटेंडिंग जॉब वालों के लिए ही है। अब वो लड़की सुनीला जी एम्स में कर रही हैं प्रोजेक्ट वर्क, और वहां से वो भी कर रही है, दोनों वैलिड होंगे उसके लिए, क्योंकि डिग्री के ऊपर ही नॉन अटेंडिंग लिखा हुआ है तो दोनों मान्य होंगे। वेरी नाइस। ठीक है जी। अब वो देखना पड़ेगा कि कौन यूनिवर्सिटी कहाँ करा रही है और उसमें एडमिशन लेना होगा, वो आपका काम है ढूंढना उसको। ठीक है, मदद लेंगे आपकी। जितना पॉसिबल है अपनी तरफ से मैं देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू। नॉन अटेंडिंग का मतलब ये हुआ कि आप साथ में जॉब कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा क्योंकि आप जॉब कर ही रहे हैं। जॉब के साथ चांस ही नहीं बनता भैया, पैसे हाँ गवर्नमेंट क्यों देती है, ताकि पढ़ाई करो। अब आप दिखा बिल्कुल। भी रहे हो मैं 20,000 30,000 50,000 कमा रही हूँ, और फिर आप बोल लो कि मुझे स्कॉलरशिप दो। स्कॉलरशिप क्यों देगी गवर्नमेंट जब आप ऑलरेडी पैसे हैं आपके पास। जी बिल्कुल। जॉब छोड़ो फिर स्कॉलरशिप लो। ठीक है, जब स्कॉलरशिप का किसी को मतलब ही जॉब आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, काम ना करो, इसलिए तो स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब 11 पीएचडी की सीट्स पे आते हैं, छोटा सा ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत चैलेंज है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हर साल ऑल इंडिया में मुश्किल से 100 या मैक्सिमम 150, मैक्सिमम ऑल इंडिया में बताया मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी मिला करके इतनी ही पीएचडी की सीट आती हैं, 100 या 120 के करीबन ऐसे हर साल। हर यूनिवर्सिटी में 2 3 5 6 10 15 मैक्सिमम 20, जैसे पतंजलि यूनिवर्सिटी 20 कराती है, 15 20 ऐसे ऐसा 15 20 कराती है। औरों में तो 5 5 6 6 1 2 ऐसी आती हैं सीट्स पीएचडी की। एक सीट आई है और एप्लीकेशन आ जाती है 150 150 200 200, तो सिलेक्शन होना बहुत बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा। और सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपके इंटरव्यू के बेस पे होता है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आपकी साइनोप्सिस बहुत अच्छी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और इंटरव्यू में 99% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, ओनली रिसर्च मेथोडोलॉजी, या फिर जो आपने सिनॉप्सिस बनाई है उससे रिलेटेड। यानी कि जो टॉपिक आपने लिया, मान लो आपने बीपी का लिया है, योग से बीपी को ठीक करोगे, तो वहां की कैसे कैसे रिसर्च लगाओगे आप, और या वो बीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे बस यही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसलिए
अपने टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करो, अपना टॉपिक डिसाइड करो, और उसमें रिसर्च की जो जो चीजें पूछ रहे हैं वही चीज है जो इंटरव्यू में आएंगी। अब देख ले, चैलेंजिंग है इंटरव्यू क्लियर करना, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मिल जाए तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, नहीं तो फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लीजिए। वैल्यू सबकी बराबर ही होती है, पीएचडी की एक डिग्री होती है, थोड़ी बहुत एक ओरली ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मान्यता और उससे ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा काम करवाते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी एडमिशन ले लीजिए, आपका रिसर्च वर्क अच्छा है, आपके पेपर आप अच्छी अच्छी जर्नल में पब्लिश हुए हैं, तो आपकी वैल्यू ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगी। और उसके बाद में जो वैकेंसी निकलती है वहां पे आप अप्लाई करोगे, वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो रूल्स है वो लगेंगे वहां पे, है कि ग्रेजुएशन में क्या स्कोर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या स्कोर किया, पीएचडी में कितने पेपर पब्लिश किए, कहाँ पब्लिश किए, कितने नंबर आए, जेआरएफ क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, कुछ भी क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, कहाँ जॉब कर चुका, इन सब चीजों के मार्क्स लगते हैं, कितनी बुक आपने पब्लिश किए, कितने पेपर पब्लिश किए हैं, इन चीजों के नंबर लगते हैं, उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलती है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर इसमें कोई एज लिमिट होती है क्या, किसके लिए? पीएचडी? आई थिंक नो, अभी मैं देख रहा हूँ वहां, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या पता किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो। अभी मेरे जो सीनियर्स हैं जो मैंने देखे, वो 50-50 साल की वो लेडीज हैं, वो पीएचडी सेकेंड ईयर में थी, वो एक 45 ईयर की है, वो पीएचडी थर्ड ईयर में है। भैया वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? यहीं से आप कंपेयर करके देख लीजिए, कर सकते हो, ठीक है। बट सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, जी और लगे नीरज। आपको, बट मैंने देखा है सर, मैंने काफी जगह मैंने देखा है कि आपने पीएचडी कर ली, बढ़िया प्रोफेसर बन गए आप, बट सर जब जॉब के लिए जाते हैं तो योगा में सर जॉब नहीं मिलती सर, बहुत कम चांसेस होते हैं सर। मतलब हमारे कॉलेज में देखा मैंने कि जो टीचर 8-10 साल से वो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत खराब हालत है सर, ये सच्चाई है सर योगा की? जी सच्चाई है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता, उसका रीजन हम लोग ही हैं। क्यों? जॉब है 10 और जॉब को भरने वाले हैं 1000 लोग, अब 990 लोग तो खाली बैठेंगे ना, क्योंकि योग इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो इंटरेस्टेड भी नहीं है वो भी बोलता है मैं ग्रेजुएट, मैं बीए योगा से कर लूं, हाँ मैं एमएससी योगा में कर लूं, मैं डिप्लोमा कर लूं योगा। अब लॉकडाउन में तो सभी लोगों ने जो खाली बैठी थी ना, सब लोग डिप्लोमा कर गए लॉकडाउन में, भैया घर पे तो रहना है, ऑनलाइन डिप्लोमा हो गया। तो हम लोग ही हैं उसका कारण कि लोग इतने हाँ ज्यादा जी, हो चुके इसी हैं। से, हाँ जी सर, इसी फील्ड में इसी से मिलता जुलता चूंकि सवाल जवाब हो रहे हैं, और पहले बात चल रही थी पीएचडी रिलेटेड, इसलिए मैंने क्वेश्चन पुट नहीं किया, बट अभी इसी चल रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर हमें योग में इस अपनी फील्ड में स्कोप चाहिए, तो जैसे कई बाहर के भी ऑप्शन होते हैं सर, है ना, तो सर हम अपनी तैयारी को किस एक उस पे रख सकते हैं, मतलब नॉलेज बेस पे या फिर प्रैक्टिकली जो है, जैसे कि इफ यू नो अबाउट शिवानंदा एंड ये व्यासा करके जो मैसूर में है, जो पीटी जॉयस वाले हैं, और ये आपका केवल धाम, आई थिंक केवल धाम वाले, जो बहुत टफ लेवल की प्रैक्टिस कराते हैं, सो इनको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम अपने आप को फिजिकली बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर सके उस चीज के लिए। देखिए अब ये आपको देखना है, आपका एरिया कौन सा स्ट्रोंग है, आपका थ्योरी स्ट्रोंग है या आपका प्रैक्टिकल स्ट्रोंग है, पहले तो आपको ये देखना है, इस बात को आप देखिए। आप टीचिंग लाइन आपकी अच्छी है,
पढ़ाने की कमांड अच्छी है, प्रैक्टिस पहले मैं खुद को बोलता था मेरी प्रैक्टिकल बहुत अच्छी है। अब जब टीचिंग लाइन में आया मैंने देखा टीचिंग तो उससे भी अच्छी है यार मेरा तेरी। अब आपको देखना है कि आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। अगर टीचिंग स्किल्स अच्छी है तो टीचिंग पे वर्क करो। अगर आपका प्रैक्टिकली अच्छा है तो भैया फिर वो अष्टांगा योगा, यंगर योगा, पावर योगा जो है फिर आप उन पे ध्यान दो, अगर आपका प्रैक्टिकली कमांड है तो। वैल्यू दोनों की बराबरी जाएगी। आप इंडिया में जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, अपनी अकेडमी खोलो, आप खोलो, मुझे अच्छा ही लगेगा। आप लोग अगर पैसे कमाते हो तो मैं तो फ्री में काम कर रहा हूँ, आप करो, मुझे तो अच्छा लगेगा। आप लोग पैसे कमाओ, अकेडमी खोलो या कोई भी चैरिटेबल संस्था करो, बच्चों को पढ़ाओ। योग बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलती है, आप उनको पढ़ाओ, कोर्सेज शुरू करो। या फॉरेन में जाकर यूनिवर्सिटी में बहुत डिमांड है, इंडिया की बहुत डिमांड है, सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया के टीचरों की है फॉरेन में। इस चीज को बिल्कुल मत भूलना आप लोग। अगर योग के टीचर की बात आती है ऑल वर्ल्ड में, हर किसी के जमान पे सबसे पहले आएगा कि इंडिया का टीचर ही बेस्ट होगा, बिकॉज इंडिया इज द ओरिजिन ऑफ योगा। योगा यहीं से निकली है, इसीलिए आप लोगों को बाहर बाहर जहां पर भी जाओगे सबसे पहले डिमांड आपकी होगी इंडिया की, अगर इंडिया से आपने कोई डिग्री की है तो। इसीलिए सर बाहर के फॉरेन फॉरेन से इंडिया में पीएचडी आके कर डिग्री सकते हैं? करते हैं। हाँ जी सर लेकिन पीएचडी सर तो यहीं से फॉरेन करना कंट्री चाहिए से ना, पीएचडी जितना कर अच्छा सकते हैं यहाँ। क्या? पीएचडी इज रिसर्च। सर मैं ये बोल रहा था कि उसके लिए आपको पीएचडी करने की जरूरत थोड़ी ना है कि आप जो अष्टांगा करते हैं उसके लिए तो आप नॉर्मली आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर। वो तो टीचिंग में आपको आना है तो पीएचडी जरूरी होती है, नहीं तो आप नॉर्मली भी सीख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में जाना है तो पीएचडी क्यों कर रहे हो आप? पीएचडी प्रोफेसर का काम है भैया। आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको रिसर्चर बनना है, या आपको बहुत हाई लेवल के हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो आप पीएचडी करो, अदरवाइज पीएचडी मत करो। नॉर्मल आपको स्कूल लेवल का छोटा टीचर बनना है, नॉर्मल आपको योगा सेंटर खोलना है तो पागल हो क्या पीएचडी करोगे? नॉर्मल आपको होम क्लासेस करानी है तो भैया आप डिप्लोमा में करा लो, क्यों आप एमएससी कर रहे हो? क्यों पीएचडी करके अपने पैसे और टाइम खराब कर रहे हो? पहले ये तो तय करो आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है। लक्ष्य निर्धारण करो और फिर देखो कि हाँ उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए, फिर आप करो। नहीं तो क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? कोई लोगों को पता ही नहीं, एमएससी कर ली, अच्छा पीएचडी भी कर लेते हैं, लगे रहे हैं डिग्री इकट्ठी करने में, ये पता ही नहीं उनका लक्ष्य क्या है। और फिर पीएचडी कर ली, मैं तो योगा सेंटर खोलूंगा, मैं तो प्राइवेट क्लास कराऊंगा। भैया इतनी बड़ी डिग्री करने की फायदा ही क्या जब आपको छोटे लेवल का काम करना है तो सर जॉब तो मिलती नहीं, सर क्या करे सामने वाला इंसान? तो सर सेंटर चलाएगा पीएचडी करने के बाद भी। अब किसी इंसान ने पीएचडी कर ली उसको जॉब नहीं मिली तो क्या करे? वो सेंटर ही खोलेगा। वो मजबूरी है। हाँ सर वही तो। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपके अंदर योग्यता है आपको काम अपने आप मिल जाएगा। अगर आपके अंदर एक वास्तविक योग्यता है तो। प्राइवेट स्कोप बहुत बड़ा है, इसको आप छोटा मत समझो। प्राइवेट स्कोप बहुत बहुत बड़ा है। मेरी खुद की, मैं इससे पहले मैं दिल्ली में था, 6 साल में दिल्ली में मैं रहा, ओपन से मैंने ग्रेजुएशन किया और साथ साथ में वहां पे काम करता था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तो वहां पे मेरी इनकम 70, 80, 90,000 तक चली गई थी सिर्फ दिल्ली में रहते हुए। वो बच्चा जो ओपन से पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा जो 20-22 साल का है। सर योगा में? हाँ, जो 20-22 साल का लड़का है जिसको योगा की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो बच्चा भी इतने पैसे कमा सकता है दिल्ली के अंदर।
या और भी शहर में, खाली दिल्ली की नहीं कह रहा हूं मैं। भैया आपके अंदर योग्यता है, आप अर्न कर सकते हो और बिना डिग्री डिप्लोमा के भी कर सकते हो। ये भी मन से निकाल देना कि डिग्री वाले ही पैसा ज्यादा कमा सकते, नहीं। क्लास में कोई नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, आज तक मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा। मैं 5 स्टार में योगा करा के आया, वहां से किसी ने नहीं पूछा सर आपने क्या किया है, कि कोई नहीं पूछता। किसी ने पूछ लिया तो बोल दो डिप्लोमा किया है, बस उनका मुंह वहीं बंद हो जाएगा, डिप्लोमा किया, बस बहुत है इतना डिप्लोमा, कोई नहीं पूछता प्राइवेट वर्क में। और आप तो MSc MA करके बैठे हो, आपकी तो ऐसी वाह वाह हो जाएगी, अरे वाह MSc करके आए हैं, वाह बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सर PhD करने के बाद स्कूल कॉलेज में जॉब मिलेगा? जरूर मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल्स आ चुका है, यूनिवर्सिटी में जितनी भी जॉब्स निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, सिर्फ PhD वाले ही जॉब कर सकते हैं, बाकी जॉब नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने क्वेश्चन पूछा, स्कूल के लिए PhD जरूरी नहीं है, MSc डिप्लोमा बहुत है, तो आप PhD मत करो। अगर आपको स्कूल में ही जॉब करनी है तो आप डिप्लोमा कर लो, MSc आपने कर ही ली है, आपको स्कूल में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। सर 2 शब्दों में डिप्लोमा कहाँ से सजेस्ट करते हैं? मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया आपके। सर लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी अभिषेक जी। सर 2 शब्दों में आप जी डिप्लोमा बोलिए। कहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, जो टॉप 3 और 4 5 कहाँ से कर सकते हैं डिप्लोमा? सबकी वैल्यू बराबर होती है, कहीं से कर लो, सबकी वैल्यू बराबर होती है। जी डिप्लोमा एक थप्पा होता है, डिप्लोमा किया है क्या, हाँ डिप्लोमा किया है, कहाँ से किया कोई नहीं पूछता। अगर आप हाई की बात करते हो तो बिहार स्कूल ऑफ योगा, एस व्यास, केवल्य धाम, मोरारजी देसाई, इनकी वैल्यू है ओरली, लेकिन सबकी वैल्यू बराबर ही होती है। ओके राइट सर, थैंक यू सो मच। ऑथराइज होनी चाहिए वो चीजें, कहीं से भी कर लो भैया, खाली बिहार वाले नहीं है, सभी को बराबरी वैल्यू है। हाँ वो सबकी अपनी अपनी टेक्निक अलग अलग होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी आज के लिए हमारा ये काफी होगी क्लास। सर वो जनरल्स कहाँ पे देखना चाहिए, आपने बताया था नेशनल वेब साइंस कुछ बताया था, सॉरी नाम में टाइप करना भूल